हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। दोस्तों, आप सब लोग पूछे कि सर मूल विधि की क्लास स्टार्ट नहीं हो रही हैं दोबारा से, लेकिन मूल विधि पूरी कंप्लीट करा कर ही मैं छोड़ूंगा, इस बात से आप बिल्कुल चिंतित ना हो। ठीक है, तो मूल विधि की आज एक और क्लास लेकर आपके सामने आया हूँ और आप मूल विधि को इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज हम शुरू करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, तो ये कब पारित हुआ? आरटीआई 2005 में पारित हुआ था। तो चलिए इसकी हम सबसे पहले समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था इसको पारित करने का। तो इसका उद्देश्य था कि सरकारी कार्यकलापों में पारदर्शिता के लिए, जितने भी सरकारी कार्यकलाप, जितने भी सरकारी कार्य होते हैं उसमें पारदर्शिता अपनाने के लिए, ठीक है, ताकि लोगों को उनका अधिकार आसानी से और जल्दी मिल सके, इसलिए इसकी आरटीआई की शुरुआत की गई थी। तो चलिए पढ़ते हैं कि इसमें इसका विधेयक कब पारित हुआ। इसका विधेयक पारित हुआ 12 मई 2005 में। देखिए, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अपनी कॉपी पे उतार लेते हैं और सोचते हैं हमने मूल विधि पढ़ ली। ऐसे नहीं होता। मूल विधि किसी भी चीज़ की पढ़ाई ऐसे नहीं होती। ये सारी चीज़ तो बुक में भी लिख रही हैं, आप वहाँ जाके नोट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं पढ़ाई होती। पढ़ाई होती है आप लिखने के साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को भी अपने माइंड में रखें। ठीक है, उस चीज़ से होती है असली पढ़ाई। ऐसे तो बुक में भी लिखें, जाके नोट कर लो यार। ठीक है, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। जो विधेयक पारित हुआ 12 मई 2005 में हुआ। अधिनियम कब बना? 15 जून 2005 में अधिनियम बना, यानी कि राष्ट्रपति जी के साइन हो गए थे, अधिनियम बन गया था, कानून बन गया था 15 मई 2005 में। और लागू कब हुआ? लागू हो गया 12 अक्टूबर 2005 में। ये लागू हो चुका था संपूर्ण भारत में। उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। आप सब लोगों को पता है 370 धारा हटने के बाद सभी अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू हो चुके हैं। तो लागू कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 में। इसकी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ध्यान रखना। 12 अक्टूबर 2005 में ये लागू हो गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें धारा 3 में क्या कहा गया है? धारा 3 में कहा गया है कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार, जो अधिकार दिया जाता है ना, इसमें धारा 3 में दिया जाता है। आप किसी भी कार्यालय से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लिमिटेड ही सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि सारी सूचना आप प्राप्त कर लेंगे। कुछ गोपनीय सूचनाएं होती हैं वो आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। धारा 3 में है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। धारा 6 में आ जाइए। धारा 6 में क्या दिया है? सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन। ठीक है, धारा 6 में सूचना प्राप्त करने के लिए आपको किस तरीके से आवेदन करना पड़ेगा, उसका शुल्क 10 रुपये है, उसमें दिया गया है। 10 रुपये शुल्क करके आप कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये एक इम्पोर्टेंट अधिनियम है। ठीक है, इम्पोर्टेंट अधिनियम है, इसको जरूर याद कर लेना। इसकी जितनी धाराएं और जितनी MCQ में कराऊँ उन सबको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से याद करना है। ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ना है। धारा 7 नोट करते चलिए, जो मैं बता रहा हूँ, या तो मैं बता दूँ उसके बाद नोट कर लीजिएगा, या अभी नोट करते चलिए। धारा 7 में क्या दिया गया है? आवेदन का निस्तारण। धारा 7 में दिया गया आवेदन का निस्तारण, यानी कि 30 दिन के अंदर जहाँ से आपने आवेदन मांगा है उस विभाग को इसका निस्तारण देना ही पड़ेगा, 30 दिन के अंदर। ठीक है, धारा 8 में दिया गया है कुछ मामलों में सूचना देने से छूट। देखिए, कुछ मामलों में आपको सूचना नहीं मिलेगी, कुछ मामलों में आपको आरटीआई लागू नहीं होता है। जैसे जो भी हमारे डिफेंस की चीज़ें हैं या जो हमारे गोपनीय दस्तावेज हैं, उन चीज़ों में आपको सूचना लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं धारा 12 में। धारा 12 क्या बोलती है? ठीक है, धारा 12 कहते हैं केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 में किया जाता है। और सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति इसे हटा सकते हैं। आगे मैं चीज़ें बताऊँगा। देखिए, यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर यूपीएसआई का नोटिफिकेशन कब आ जाएगा? तो नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। आप सब लोग नोटिफिकेशन की चिंता ना करें, आप सब लोग अपनी पढ़ाई की चिंता करें। आप किस स्तर पे हैं, आपकी पढ़ाई कहाँ जा रही है, क्या आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में जा रही है? बस आपको नोटिफिकेशन की तो लग रही है, लेकिन आपकी पढ़ाई भी उस स्तर की है या नहीं है कि आप एग्ज़ाम को निकाल सकें? उस स्तर की अगर आपकी पढ़ाई है तो सच में फिर आपको नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर उस स्तर की पढ़ाई नहीं तो पहले उस स्तर की पढ़ाई कर लीजिए, अपना माइंड सेट वहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, अपना लेवल वहाँ तक बढ़ा लीजिए, तब नोटिफिकेशन का बारे में चिल्लाइए, तब उसके बारे में पूछिए कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा। अगर नहीं है ना, इतनी आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप उसका एग्ज़ाम निकाल लो, तो अभी नोटिफिकेशन के बारे में मत पूछो। आपके लिए तो नोटिफिकेशन और डिले हो जाए तो ज़्यादा सही है। समझ रहे हो? धारा 14 में आ जाइए। धारा 14 में क्या कह रहा है? धारा 14 में कह रहा है कि राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है किसको? सूचना आयुक्त को। मतलब धारा 14 में कह रहा है कि राष्ट्रपति जो भी सूचना आयोग के कमिश्नर हैं उनको हटा सकते हैं, केवल राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन हटाने से पहले उनका जो भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर वाद दायर होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट जाकर के दखल देगी, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद
राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। ठीक है, धारा 15 में आ जाइए। धारा 15 में क्या कह रहा है कि राज्य सूचना आयोग के आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। एक तो राष्ट्रीय सूचना आयोग होता है, एक राज्य सूचना आयोग होता है। तो राष्ट्रीय सूचना आयोग के बारे में तो मैंने बता दिया। राज्य सूचना आयोग की जो कमिश्नर है उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, अब धारा 18 में आ जाइए। इसके बाद मैं आपको MCQ कराऊंगा। MCQ और बची हुई धारा नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ये इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसको देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, हाँ मेरे एक बात ध्यान आ गई, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर मूल विधि की क्लास में अब जो IPC CRPC हैं वो चेंज हो गई, या फिर मूल विधि अब आएगी ही नहीं एग्ज़ाम में। तो देखिए, मूल विधि तो पक्का आएगी एग्ज़ाम में, ये बात तो कन्फर्म है। IPC CRPC की बात ऐसी है, अभी तक IPC CRPC का कोई नया कानून बना नहीं है। जब तक कानून ना बन जाए तब तक आप इस चीज़ को, जो ये अधिनियम है वो तो अधिनियम तो रहेंगे ही, ये तो कन्फर्म है। बस IPC CRPC और आपके एविडेंस थोड़े चेंज होंगे, उनको अभी आप मत पढ़िए। अगर आपको ये डर लग रहा है कि वो चेंज हो गई है, अभी जो अधिनियम है केवल वो चीज़ पढ़िए। ठीक है, धारा 18 में क्या दिया गया है? धारा 18 में दिया गया है सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। सूचना आयोग के जो भी कार्य हैं और उनकी जो दी गई शक्तियाँ हैं वो धारा 18 में दी गई हैं। जब MCQ होंगे तो उसमें जितने भी अगली वीडियो में जितनी भी धाराएँ बची हुई हैं और MCQ बचे हुए हैं सारे करा दूंगा। एक बार मैं फिर बता दूं कि इससे अच्छा कंटेंट मूल विधि का कहीं मिलेगा नहीं। एक मेरे पास मैसेज आया, कमेंट आया कि सर आप बहुत, मतलब आप एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हो, आप बहुत विस्तार से नहीं पढ़ाते हो। अगर मैं विस्तार से पढ़ाने लग गया तो दूसरों में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? मैं सेलेक्ट होकर आया हूँ, मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मुझे पता है कि बच्चे को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अगर वो सारे विस्तार से पढ़ा दिया, ठीक है, और क्वेश्चन वहाँ से केवल वहाँ से आ रहे हैं जो ये वाला कंटेंट है, तो विस्तार से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। फालतू में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिसके माइंड में ये बैठा हुआ कि जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तभी हमारे क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। नहीं यार, आप पॉइंट टू पॉइंट क्यों स्टडी नहीं करते हैं? आप पहले से दिमाग में क्यों बैठा हुआ है कि हम केवल जब बहुत डिटेल में जाके पढ़ेंगे हम ज्ञानी बन जाएंगे तब जाकर ही हमारा सिलेक्शन होगा? नहीं, अब वो दिन गए। अब आपको स्मार्ट स्टडी के तरीके अपनाने पड़ेंगे। यही स्मार्ट स्टडी होती है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये एक बेस्ट कंटेंट है मेरे हिसाब से तो। और बाकी आप सब लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जिसमें आने वाली धाराएँ, बची हुई धाराएँ और MCQ कराए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।